आरक्षण विषय पर आयोजित इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप इस फेसबुक लाइव सत्र से जुड़ रहे हैं, इस सब के लिए आपका आभार। आज का ये फेसबुक लाइव सेशन मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे मित्र पिछले लाइव सेशन में ये कह रहे थे कि आरक्षण को इस देश में विकास का बहुत बड़ा अवरोध माना जा रहा है। कहते हैं कि आरक्षण इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश के विकास को अवरुद्ध कर रहा है, इस देश के में गलत लोगों को पद स्थापित कर रहा है। तो इन सब बातों के मद्देनज़र मैंने आज का ये सेशन रखना ज़रूरी समझा। आज के इस लाइव सेशन में मैं अपनी एक 15 साल पुरानी रचना है आरक्षण पर, आरक्षण योग्यताओं को सेवा के अवसर प्रदान करता है, इस रचना पर चर्चा करूं। इससे पहले मैं आरक्षण की पृष्ठभूमि पर भी थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी समझता हूं। हमारा देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। ये वह देश है जिसने दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। जब दुनिया जंगली अवस्था में थी, यहाँ एक विकसित सभ्यता थी। अपन सोच रहे हैं कि आज जो दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियाँ, महाशक्तियाँ कहलाती है, जैसे रसिया, चाइना, रसिया और ये अमेरिका जैसे देश, ये कुछ वर्षों पहले तक बहुत ही कोई इतने बड़े देश नहीं थे। रसिया जापान से युद्ध हार गया था, अपन जानते हैं, एक छोटे से देश से। अमेरिका का कोई अता पता ही नहीं था। ये तो 1492 में भारत की खोज करते हुए कोलंबस अमेरिका की ज़मीन को खोजता है, एक नई दुनिया की खोज होती है। उससे पहले इस ज़मीन पर अमेरिका नाम का कोई टुकड़ा भी होगा, इसको कोई जानते नहीं थे। फिर भी वो देश आज हमसे कई गुना आगे बढ़ गए। तो इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमारे देश में जाति आधारित आरक्षण है, और जाति आधारित आरक्षण की वजह से ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, विकसित सभ्यता आज दीनहीन हालत में है। दुनिया में कहीं पर भी जाति आधारित आरक्षण नहीं है, जातियां ही नहीं है कहीं पर। और हमारे देश में ये जो जातियों की व्यवस्था है और इतनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता विकास की दर में इतनी क्यों पिछड़ गई, इसके लिए इसको जिम्मेदार ठहराया जाना कोई गलत नहीं है। तो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ शुरू। मेरा ये लेख है, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। काफ़ी पहले लिखा गया था। लेख का मुख्य शीर्षक है आरक्षण से ही प्रतिभाएं उभरती है। दूसरा एक सब शीर्षक भी है, एडिंग है, वो है आरक्षण योग्य व्यक्तियों को सेवा के अवसर प्रदान करता है। तो हमारे देश में मैं यहाँ जिस आरक्षण की बात कर रहा हूँ वो संवैधानिक आरक्षण है। अब तक मैंने आपको जिस आरक्षण की बात की थी वो है परंपरागत आरक्षण। दो तरह के आरक्षण है इस देश में। एक तो परंपरागत आरक्षण है, सही मायने में आरक्षण वही है जो परंपरागत आरक्षण है, सामाजिक हिसाब से या धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से जो आरक्षण तय किया गया है, उनके विधि विधान से जो तय किया गया है वो आरक्षण है। ये तो प्रतिनिधित्व देने की बात थी। जो संवैधानिक आरक्षण है वो कह रहे थे कि सभी वर्गों की, सभी जातियों की, सभी जाति वर्गों की प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व देश के विकास में होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाएं सभी जाति वर्गों में जन्म लेती है ये हमारे देश में। तो मैं पहले ये लेख पढ़ लूँ, उसके बाद सारी चर्चा अपन करेंगे। भारतीय समाज में कार्य विभाजन की दृष्टि से की गई वर्ण व्यवस्था कालांतर में जटिल जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। इस वर्ण व्यवस्था में जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता था। जो हमारी वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही अच्छा विभाजन था, साइंटिफिक विभाजन था कि जो आदमी ज़्यादा प्रतिभावान है वो समाज का मार्गदर्शन करे। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रतिभावान लोग थे उनको ब्राह्मण वर्ण में रखा गया। जो बहुत ज़्यादा जिनकी चेतना और बौद्धिक स्तर अच्छा था उनको ब्राह्मण रखा गया, और जो उनसे थोड़े कम थे
उनको क्षत्रिय रखा गया। इस प्रकार ये वर्ग विभाजन किया गया ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके, योग्यताओं का समुचित उपयोग हो सके। परंतु दुर्भाग्य से कालांतर में जो ब्राह्मण था उसमें ये लालच आ गया कि मेरा बेटा तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, उसमें चाहे योग्यता हो अथवा नहीं हो। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित होने लगी। जो योग्यता के आधार पर जो विभाजन था, आज भी योग्यता के आधार पर अपन IAS IPS या जो भी निर्धारण करते हैं योग्यताओं का मापन करते हैं। तो ऐसा ही मापन करके किसी को ब्राह्मण तय किया जाता था, किसी को क्षत्रिय तय किया जाता था। ये योग्यता के आधार पर था, परंतु ये जन्म के आधार पर हो गया। और उन लोगों को लालच हुआ कि मेरा बेटा चाहे वो कितना ही कम समझदार हो, कम जानता हो, उसकी बौद्धिक चेतना इतनी ऊंची नहीं हो, फिर भी मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मेरा बेटा भी ब्राह्मण होना चाहिए। अब उस आदमी को ब्राह्मण तय कर दिया जो कुछ भी नहीं जानता, जिसकी जो मंद बुद्धि है। उसका बाप या दादा ब्राह्मण था, वो तो कारण था कि वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और प्रतिभा के आधार पर उसका चयन हुआ था, सिलेक्शन हुआ था कि यह आदमी ब्राह्मण होगा। उस आदमी को क्षत्रिय तय कर दिया कि उसका बाप क्षत्रिय था, बाप अच्छी तलवारबाजी करता था, युद्ध कौशल था, रण कौशल था उसमें, और न्याय कर सकता था, लोगों की रक्षा का भाव था, रक्षा करने के लिए जूझ पड़ता था, दादा ऐसा करता था। अब उस बिना पर उसके बेटे को या पोते को क्षत्रिय तय कर दिया, जबकि उसको तलवार उठाना भी नहीं आता, उसको किसी की रक्षा तो दूर खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका बाप और दादा ऐसा करता था, इसलिए उसको भी कह दिया तू ही क्षत्रिय है। जाति और वर्ण जन्म के आधार पर तय किए जाने लगे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ। इसकी वजह से ये सारा समस्या हुई सारी। परंतु बाद में जन्म के आधार पर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण होने लगा। इस प्रकार के आरक्षण का क्रम लगभग 2000 वर्षों से चलता आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दबे कुचले तबकों की प्रतिभाएं उच्च वर्ग के अयोग्य लोगों की अराजकता का शिकार हो गई। जो बाकी के वर्ग थे, जो देश की 95% आबादी थी, उसकी जो प्रतिभाएं थी, जन्म तो प्रतिभाएं निर्विवाद रूप से सभी जगह समान रूप से जन्म लेती है, सभी क्षेत्र में या सभी नस्ल के लोगों में प्रतिभाओं का जन्म होता है। परंतु जाति के आधार पर तय करने के कारण वो दबे कुचले तबकों में जन्म लेने वाली प्रतिभाएं इन उच्च वर्गों के अयोग्य लोगों की अराजकता की शिकार हुई और उन प्रतिभाओं का समाज के विकास में कोई योगदान नहीं रहा। इस वजह से ये देश पिछड़ गया। इस देश के विज्ञान में, चिंतन के विकास में बहुत बड़ी आबादी का जो योगदान होना चाहिए उसको शामिल नहीं किया गया। इस वजह से हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ गया। स्वतंत्र भारत के संविधान में दबे कुचले और वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी सेवा में पर्याप्त अवसर देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, संवैधानिक आरक्षण की, क्योंकि वो परंपरागत आरक्षण था, जाति के आधार पर तय था, ये इस जाति का इसलिए ये काम यही करेगा, इसकी जाति है इसलिए इसको ये काम, योग्यता चाहिए उसमें किसी भी काम करने की हो। तो इन्होंने कहा नहीं, योग्यता के आधार पर आरक्षण हो। संविधान में व्यवस्था की गई कि योग्यता के आधार पर आरक्षण किया जाए और उन जातियों को जिनकी योग्यताओं को दबाने की कोशिश की गई है, जिनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत पुअर है, उन वर्गों की प्रतिभाओं को कुछ विशेष छूट दी जानी चाहिए ताकि वो प्रतिभाएं भी समाज के विकास में सहयोग देने लगें। उनके प्रतिभाओं को मापन उनके बराबर नहीं किया जाना चाहिए जो पीढ़ियों से समाज के मुख्य वर्ग रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं, उनके बराबर उनको नहीं रखा जाए। सदियों से सुवर्ण जातियों के कुठाराघात को झेल रहे निम्न वर्गों के लोग समुचित वातावरण के अभाव में आरक्षण के बावजूद निम्न नौकरियों तक सीमित रहे। आरक्षण 70 साल से है, परंतु सिर्फ छोटी नौकरियों तक जा पाते हैं। पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ छोटी नौकरियां, 3rd क्लास नौकरियों में। आप देखते हैं आर्मी जो फौज है, सेना है इस देश की, उस सेना में सिपाहियों में उच्च वर्गों का बहुत कम प्रतिनिधित्व है
और पिछड़े वर्गों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि अफसरशाही में पिछड़े वर्गों को साक्षात्कार के वक्त पता चल जाता है, मापतोल कर लेते हैं कि ये पिछड़े वर्ग का है, इसलिए अफसरशाही में उसके कम अंक आते हैं और वो आर्मी के ऑफिसर में सिलेक्शन पिछड़े वर्गों के लोगों का नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार बाकी वाली अफसरशाही है, हम जानते ही हैं क्या स्थिति है, कैसा प्रतिनिधित्व है विभिन्न जाति वर्गों का। तो वे पिछड़े छोटी नौकरियों तक सीमित रहे आरक्षित वर्ग के लोग, और अधिकारी वर्ग में पूर्ववत स्थितियां ही बरकरार रही। आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी पिछड़ी जातियों के लोगों को हे दृष्टि से देखा जा रहा है। ये मेरी रचना 15 साल पुरानी है, इसलिए मैंने 60 वर्ष बाद का जिक्र किया, बाद में और अरसा गुजर गया है। निम्न वर्ग की प्रतिभाएं पग पग पर कुंठित हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी जाति पूछे बिना कोई बात भी नहीं करता। ऐसे में योग्यताएं क्या मायने रखती है? योग्यता चाहे कितनी हो, अगर उसकी जाति नीची है तो कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता, उसकी योग्यताएं पड़ी रह जाती है। वो योग्यता, वो सजेशन दे सकता है, अच्छे सुझाव दे सकता है, उसमें बौद्धिक क्षमता है, परंतु उसकी जाति नीचे है, इसलिए न तो वो जोर दे करके कहीं सुझाव दे सकता है, न उसके सुझाव को कोई सुनता है। उसको कहते हैं चुप, तू ज़्यादा मत बोल भाई, ध्यान रख तू है कौन। कैसी विडम्बना है कि हजारों वर्षों से महज जाति के आधार पर उच्च पदों पर काबिज अगड़ी जातियों के लोग आज योग्यताओं की दुआई देने लगे, जिसे देखकर लगता है कि कर्मशील लोगों के खून पसीने से मुटियाते रहने की आदि रहे, मुटियाते मोटे होते रहे। उच्च वर्गों के लोगों का दिल पसीजने वाला नहीं है। मतलब सिर्फ जाति के आधार पर इनका कब्जा था सब जगह। और आज ये कहते हैं योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता तो, क्योंकि आज क्या है कि हमारे जो पिछड़े वर्गों के और अनुसूचित जाति के कई लोग ऐसे हैं कि भाई योग्य लोग ही डॉक्टर बनने चाहिए, ये बात तो गलत है, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण से योग्य लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों भाई? प्रत्येक जाति में प्रतिभाएं समान रूप से जन्म लेती है, तो उस जाति में जिस प्रतिभा ने अच्छा प्रदर्शन कर लिया उसका सिलेक्शन होना चाहिए। उसका कंपटीशन उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो पीढ़ियों से दावुक है, जिनके पैर बंधे हुए थे, वर्षों से जिनके पैरों में पीढ़ियों से बेड़ियां डाली हुई थी, उन धावकों से प्रतिस्पर्धा करवाना बहुत बड़ा अन्याय है। ये इनके लिए अलग आकलन का, मापदंड का कोई सिस्टम होना चाहिए। हजारों वर्षों तक अंधेरी कोठरी में बेड़ियों से जकड़ कर रखे गए लोगों को धावकों के साथ दौड़ने की बात की जा रही है। एक बालक जिसके माँ बाप अंगूठा छाप है, गली मोहल्ले रिश्तेदारी आदि में कहीं पर भी शिक्षा का माहौल नहीं, अर्थात गंभीर शैक्षिक वातावरण के अभाव में गांव ढाणी के अभावग्रस्त विद्यालय में अनियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करवाता है। आदि अधूरी शिक्षण सामग्री से जो कुछ भी सीख पाता है ठीक है, नहीं अगर नहीं सीखता है तो भी कोई खास बात नहीं। दूसरा वह बालक जिसके परिवार में हर कोई पढ़ा लिखा है, गंभीर शैक्षिक वातावरण है, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, ऐसे में दूसरे बालक की मामूली बढ़त को देखकर पहले बालक को अयोग्य कर देना कितना न्याय संगत है। गत 2 दशकों से एक बात अक्सर उठाई जा रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से कई मेहनतकश दलित लोगों की आर्थिक स्थिति अवश्य मजबूत हुई है, फिर भी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अतः कोरे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना भी तर्कसंगत नहीं लगता। जाति के साथ साथ शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को भी आरक्षण का आधार रखा जाना चाहिए। साथ ही उच्च जाति के अशिक्षित परिवारों के गांव ढाणी के अभावग्रस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी जाति वर्गों की प्रतिकूल शैक्षिक परिस्थितियों से 2-4 प्रतिभाओं के साथ भी न्याय हो सके। दलित एवं पिछड़ी जातियों के ऐसे परिवार जिनकी सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियां उच्च वर्गों कुलीनों जैसी हो, आरक्षण से वंचित भी किया जा सकता है। ये मेरा अपना विचार था और इसका कोई क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, परंतु अभी तक दलितों में ऐसे कुलीन वर्गों जैसी स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति नहीं हुई। चाहे दलित कलेक्टर भी है तो समाज में
कलेक्टर के पद से उतर गया तो समाज में जाकर के यूँ लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, मीटिंग लेकर के कह नहीं सकता कि भाई देखो आप चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जातिगत स्थिति थोड़ी नीचे है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। अपन देखते हैं दलित सरपंचों की क्या हालत है। तो हाँ, वो जो अभावग्रस्त इलाकों में रहते हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कोई उच्च अगड़ी जातियों के लोग हैं, उनके लिए कोई अलग से कोई निकाला जा सकता है, परंतु उसका मापदंड ये नहीं जो अभी किया है जाति के आर्थिक आधार पर। यह आरक्षण तो बहुत गलत किया है इन्होंने। इस आरक्षण का लाभ ग्रामीणों के बजाय शहर के लोग उठाएंगे। तो आगे, प्रतिभा जन्मजात होती है, अनुकूल परिस्थितियों में योग्यता तीव्र गति से परिमार्जित होती है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी गति मंद रहती है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में से 2-4 हुए लोगों को अयोग्य कहना भी एक नासमझी है। आरक्षण से ही ऐसे लोगों की प्रतिभाओं को उभरने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। यदि आरक्षण नहीं रखा जाए तो पिछड़े, दलित और उपेक्षित वर्गों के प्रतिभावान व्यक्ति भी पिछड़ जाएंगे और उच्च वर्ग के अयोग्य लोग समुचित परिस्थितियों की बेसाखियों के सहारे पदासीन होते रहेंगे, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है। आरक्षण के अभाव में निम्न वर्गों की प्रतिभाओं का मानव कल्याण में कोई योगदान भी नहीं हो पाता है। ये जो संवैधानिक आरक्षण अगर नहीं हो तो जो प्रतिभाएं हैं बहुत बड़े तबके की, उनका मानव के विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता। दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले भारतवर्ष के पिछड़ने का एक कारण यह भी है कि इस देश की अधिकतर प्रतिभाएं सदियों से देश के विकास में कोई योगदान नहीं कर सकी और विकास की दिशा का निर्धारण अयोग्य और अक्रमणीय लोगों के हाथों में रहा। ये तो मेरा लेख था। इसके बाद में जो चर्चा और शुरू आगे जारी रखा वो इस प्रकार है कि मोटे तौर पर मैं जो आरक्षण की बात होती है तो जो हमें जो आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण जो दिया गया आज़ादी के बाद, वो आरक्षण एक तरह से विभिन्न ऐसे वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व तो नहीं था, विभिन्न जाति आधारित आरक्षण था, उस आरक्षण को कमजोर, उस आरक्षण पर अंकुश लगाने के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। परंतु आज भी स्थिति बिल्कुल अलग है। जो परंपरागत आरक्षण है वो आज भी समाज में लागू है। संवैधानिक आरक्षण तो सरकारी कागजों में कहीं काम आता है, कोई वैकेंसी वगैरह में काम आता है। समाज जो 24 घंटे व्यक्ति पर समाज का असर रहता है, प्रभाव रहता है, प्रभावित करता है, उस समाज में आज भी परंपरागत आरक्षण है। आप कहीं भी गली में खड़े हो, गाड़ी में बैठे हो, दुकान पर गए हो, अगर आपकी जाति इतनी अगड़ी जाति नहीं है तो आपको वहाँ पर अलग तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। दुकानदार भी आपके वेशभूषा इत्यादि देखकर आपके साथ अलग तरह का व्यवहार करेगा। हर प्रकार की सेवा में अलग तरह का व्यवहार होता है। तो सामाजिक आरक्षण जो परंपरागत आरक्षण है वो आदमी को जगह जगह प्रताड़ित करता है, उसको पीछे धकेलता है। वो किस प्रकार है, जो सामाजिक सत्ता है इस देश की, उस पर आज भी अगड़ी जातियों का दबदबा है, वो हावी है, और जो पिछड़ी जातियां हैं वो उस सामाजिक सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। और समाज राज्य से बहुत बड़ा होता है। राज्य तो एक छोटा सा अंग है समाज का, एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया। अब संविधान के में जो प्रावधान किए गए वो समाज में हर वो जगह काम थोड़ी आते हैं। संवैधानिक प्रावधान तो सिर्फ जब कोई कानून को काम में लेता है, न्यायालय में जाता है, पुलिस का मामला बढ़ता है, तब जाकर के उनकी थोड़ी बहुत होती है। फिर वहाँ पर भी वो सामाजिक स्थितियाँ, जो परंपरागत आरक्षण है, वहाँ पर भी वो सामाजिक स्थिति जिसकी मजबूत है उसके साथ थानेदार भी खड़ा हो सकता है, उसके साथ न्यायाधीश भी खड़ा होता है। ये हम देख रहे हैं वर्षों से। तो सामाजिक आरक्षण जब तक समाप्त नहीं हो रहा है, परंपरागत आरक्षण जब तक समाप्त नहीं हो रहा है, तब तक संवैधानिक आरक्षण पर कैंची चलाना बहुत बड़ा दुस्साहस है इन लोगों का, जो लोग करना चाहते हैं। मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूं कि ये कैसे है। आज भी देश की राजनीतिक सत्ता पूरी की पूरी अगड़े वर्गों के हाथ में है, उन सुवर्ण जातियों के लोगों के हाथ में है, उस वर्ग विशेष के हाथ में है। राजनीतिक सत्ता को
मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हम देखते हैं कैबिनेट और विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों का अगर देखें तो वो छोटी आबादी में से ही वो लोग होते हैं। और अभी तो हमारी जो इस बार सन 77 के बाद में पहली कैबिनेट बनी है इस बार, जिसमें ओबीसी का एक भी व्यक्ति को नहीं रखा गया भारत की कैबिनेट में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री के 89 सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री कार्यालय के 89 सेक्रेटरी है, उनमें से एक भी ओबीसी का नहीं। ये बात खूब मीडिया में उछली थी, परंतु कौन पूछे? ओबीसी के लोगों को अयोग्य, जाति के आधार पर अयोग्य मानते हैं। अरे प्रतिभाएं तो सब जातियों में जन्मती है। ओबीसी देश की बहुत बड़ी आबादी है, आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है इस देश में। और उस आधी से ज्यादा आबादी को कैबिनेट सचिव में एक भी आदमी को नहीं लेना 89 में से। ये तो कोई बहुत बड़ा गालमेल है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है जाति के आधार पर, और कोई कुछ झमेला है, ऐसा कुछ अन्याय हो रहा है कहीं पर। बाकी सचिवालय की अपनी स्थिति देखें तो सचिवालय भरे पड़े हैं सिर्फ उन लोगों से जिनके बाप दादा सचिव हुआ करते थे। सचिवालय में वो फिक्स है जातियाँ, उन्हीं लोगों से, और नीति निर्धारण सारा सचिवालय करते हैं। अगर बाई दी वे अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को मंत्री बना देते हैं, ओबीसी के बना देते हैं, परंतु काम सेक्रेटरी करता है, खाका सारा सेक्रेटरी तैयार करता है। वो भाषा क्या लिखता है वहाँ पर, वो अपनी भाषा में ऐसा मोड़ दे देता है कि मंत्री की अगर कोई मंशा भी हो कुछ करने की तो वो नहीं कर पाता है। तो सचिवालय में विशेष जाति वर्गों का पूरा दबदबा है। 95% से ज़्यादा उनकी आबादी भले ही 5-10% हो, परंतु उनका दबदबा है, ज़्यादा वर्चस्व है, पदों पर उनका कब्जा है। 95% से ज़्यादा पदों पर उनका अकेले उस वर्ग का कब्जा है, वर्ग विशेष का। आगे आते हैं, अपन व्यवस्थापिका की बात करते हैं। व्यवस्थापिका में जो विधानसभा और लोकसभा होती है, इनमें आरक्षण है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित पद हैं, परंतु वहाँ पर भी वो राजनीतिक दलों के टिकट के बिना जीत नहीं पाते हैं। तो आरक्षित व्यक्ति आरक्षित वर्ग से जीत, अभी तक लोकसभा में तो गैर आरक्षित सीट से कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति जीत ही नहीं पाया कहीं पर भी। और विधानसभा में भी मेरे हिसाब से जैसलमेर वाला पहला ही है। जैसलमेर में इस बार एक बहुत बड़ा चेंजेज आया कि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति गैर आरक्षित सीट में सामान्य सीट पर एमएलए बन गया। बाकी इससे पहले शायद कहीं नहीं बना होगा, कोई एक आध और बन गया होगा। बाकी लोकसभा में तो जहाँ तक मेरा मानना है, आज तक कोई भी गैर आरक्षित जाति वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग सामान्य वर्ग की सीट पर नहीं चुना गया। आरक्षित वर्ग से जो चुने जाते हैं उनको भी विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट होते हैं, और वहाँ 5 साल तक चुप रहने के लिए मुंह पर पट्टी बांध के खड़ा बैठा दिया जाता है। 120 सांसद जीत के जाते हैं लोकसभा में आरक्षित वर्गों के, परंतु साइलेंट रहते हैं वहाँ पर। आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है, आरक्षण पर कैंची चलाई जाती है। पॉइंट 13 चालू होता है, जो पॉइंट 13 आरक्षण के मामले में था, अपन जानते हैं। उसमें वो बिल्कुल बोल नहीं पाते, किसी भी मामले में वो नहीं बोल पाते। चुप रहने के लिए वहाँ बिठाया जाता है उनको, मूर्तियों की तरह बैठे रहते हैं 5 साल तक। बड़े बड़े दलित चिंतक जीत के गए, परंतु आवाज़ नहीं उठा पाए पूरे 5 साल तक, चुप रहना पड़ा उनको। अब एक और है इसमें, विधायिका का एक पार्ट है राज्यसभा और विधान परिषद। वहाँ पर अभी भी पूंजीपतियों का दबदबा है, बड़े वर्गों का दबदबा है। वहाँ आरक्षित नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था प्रावधान नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो पूंजीपति आते हैं, धन्ना सेठ आते हैं और राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं। तो व्यवस्थापिका की एक बहुत बड़े पार्ट में ऐसा गालमेल चल रहा है, जिसका आपने देखा ही है। दूसरा है न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका, जिसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात तो दूर, वो जो अगड़े वर्ग हैं, सुवर्ण जातियां हैं, उनके भी बहुत सारी जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है बेचारों का। वो फिक्स घराने हैं,
कहते हैं 250-300 घराने हैं, न्यायिक घराने कहलाते हैं इस देश में। आज भी वहाँ बड़ी पीढ़ियों से वही जस्टिस बनते जा रहे हैं सभी। न्यायपालिका के बाद अपन चलते हैं सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन में कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी वगैरह ये लोग बन जाते हैं आरक्षण की वजह से कुछ, परंतु उनके साथ भी जब वहाँ आईएएस ऑफिसर की मीटिंग होती है और होती है तो वो अलग देखा जाता है कि ये अनुसूचित जाति से है या ये गांव का है, ओबीसी का कोई आदमी है और ये ढंग का आदमी है जो इंग्लिश की कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ कर आया, वो अलग ही दिखते हैं वहाँ पर और उनके साथ अलग व्यवहार होता है। ये आईएएस लॉबी के लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी ये सही। पटवारियों के रो आप जानते हो, पुलिस वालों के साथ क्या होता है वो सब सर्वविदित है। सरपंचों के साथ क्या होता है वो भी हम जानते हैं। सरपंच जीता हुआ सरपंच की क्या हालत है, वो गांव के लोगों को जोर से बोल करके कुछ कह नहीं सकता। मीटिंग में, ग्राम सभा में एक साइड में बैठा रहता है बेचारा, ज़्यादा बोले तो लोग क्यों लो इसके पंख आगे लगते हैं आजकल। और कुछ लोगों को तो स्टाम्प सरपंच बनाया रह जाता है बेचारों को, नाम चलाते हैं उसका, लोग करते हैं काम सारा ही। इस प्रकार किंग मेकर की भूमिका में कुछ लोग होते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। अब है दूसरी सत्ता, ये राजनीतिक सत्ता की बात की अपन ने, आर्थिक सत्ता पर अपन आते हैं। आर्थिक सत्ता में जो सेठ, श्रेष्ठी, वैश्य, व्यापार करने वाले लोग थे, आज भी आर्थिक सत्ता अगर देखा जाए क्या है कि ओबीसी में कुछ ये खेती करने वाले लोगों के खेतों के खातेदारी अधिकार मिल गए कुछ लोगों के प्रयासों से। ये सोचते हैं हमारे पास बहुत धन है, नहीं, आपके सारे खेत अगर अपन देखें जयपुर के जो चांदपोल बाज़ार या नेहरू बाज़ार, इंदिरा मार्केट जो मार्केट है या एमआई रोड है, वहाँ पर किन के प्रतिष्ठान है, वो कीमती ज़मीन किसके पास है इस देश की? वहाँ का एक एक प्लॉट आपके सारे गांव की ज़मीन के बराबर कीमत का है। तो बड़े बड़े शहरों की अपन कंडीशन देखें तो वहाँ पर जो मुख्य भूमि है, जो सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीन है, वो किन के पास है? वो उन विशेष वर्गों के पास है। हो सकता है कि कोई संकड़ी गली में मोची की कोई दुकान मिल जाए कहीं, ये बात अलग है, मैं नहीं कहता। बाकी बहुत ही कम गुंजाइश है कि अन्य जाति वर्गों की सदर बाजार में कोई दुकानें हो या मुख्य मार्केट में या कारखानों में कहीं कोई पूंजीगत निवेश कहीं हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक सत्ता पूरी की पूरी उन लोगों के पास है, चाहे वो मंदिरों की आर्थिक सत्ता हो, चाहे ये व्यवसाय की आर्थिक सत्ता हो, चाहे पूंजी के हिसाब से, जैसे बड़े बड़े महल, जो गढ़ पैलेस, आज देखे जाए तो जोधपुर का चित्र पैलेस किलोमीटरों में फैला हुआ है, कितनी कीमती ज़मीन है। क्या मारवाड़ की गांव की ज़मीन की उनसे कोई तुलना की जा सकती है? तो आर्थिक सत्ता सारी की सारी उन विशेष वर्गों के हाथों में है। बाकी वालों, इस देश की बहुत बड़ी आबादी के पास आर्थिक पूंजीगत या अचल संपत्ति का प्रतिशत बहुत छोटा साक है। तो व्यवसाय में आप देखोगे, अगर मुझे एक दिन किसी ने कहा कि मैं दुकान खोल लूँ, मैंने भाई तू दुकान खोले, तू दलित वर्ग का है, तेरी दुकान से सामान नहीं लेंगे लोग, नहीं खोल सकता। ये नहीं कि मिठाई और इसकी दुकान नहीं खोल सकता, मिठाई की दुकान में तो हमारे इलाके में देखा जाए तो उसकी मिठाई बिकनी मुश्किल है, पर अन्य अगर वो कपड़े की दुकान या दूर से कहीं आके बैठे तो भी उसकी जाति के आधार पर उसका व्यवसाय बहुत ही धीमी गति से चलेगा, बहुत ही कम चलेगा। ये यहाँ देखा जा रहा है। तो क्या करें बेचारे, योग्यता होगी, वो बहुत अच्छा टैकल करना जानता होगा, फिर भी यह नहीं चलने देंगे, यहाँ जाति के आधार पर हो रहा है सारा मामला। तो व्यावसायिक गतिविधियाँ भी उन विशेष वर्गों के हाथों में, बाकी वाली जातियों के लोग व्यावसायिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ पाते, आगे व्यावसायिक लाइनिंग होती है कई जगह, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। या आम जनता से जब संपर्क होता है वहाँ पर भी जाति के आधार पर जनता भी अलग ढंग से देखती है। चलो अपन आगे चलते हैं। धार्मिक सत्ता वो अपन जानते हैं किन के पास है, अपने हिसाब से वो व्याख्या करते हैं शास्त्रों की। इससे आगे अपन चलें, आज भी दलितों के, पिछड़ी जाति के घर, मोहल्ले, आदमियों के कपड़े वगैरह अलग से पहचाने जाते हैं, लोग उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार। और कई ऐसी बस्तियां जिन गंदा कचरा लोग डाल के आ जाते हैं,
मैं एक स्कूल में, हरिजन बस्ती स्कूल में टीचर था। वहाँ पर हरिजन ही थे, वो मरे हुए जानवर स्कूल के आसपास डालते। मैंने कहा यहाँ क्यों डालते हो, तो और कहाँ डालें। मैंने कहा जिसका जानवर मरा है उससे पूछो भाई, मैं जानवर को डालूंगा, यही आप लोगों के घर है, यहाँ आप डालते हो, शर्माने वाली बात है। कि तो और तो कहीं लोग डालने नहीं देंगे। मतलब ये हालत है उन लोगों की। क्या किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के घर के सामने कोई हड्डी का टुकड़ा भी पड़ा दिखाई देता है, लोग उसे बड़ा यूँ देखते हैं, यार यहाँ हड्डी का टुकड़ा किसने डाल दिया। यह यहाँ तो नहीं डाला जाना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ कोई मनुष्य रहते हैं, यहाँ हड्डी का टुकड़ा नहीं हो सकता था। वहाँ तो पता नहीं कौन रहते हैं, वहाँ कुछ भी डाल देते हैं, कैसा भी कचरा पड़ा रहता है। ये क्यों, ये सारा। और यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए तो लोग और इनके घर के सामने ये ऐसा, ये नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर है। देखो यार इनके घर के सामने ऐसा हो गया, और उनके घरों के सामने वो घर नहीं है, वो परिवार नहीं है, वो आदमी नहीं है, उनके सामने क्या स्थितियाँ, उनकी वहाँ की स्वच्छता के संबंध में हमने क्या किया अब तक। इसके अलावा किराए के मकान अगर लेना हो, मैंने देखा कि मेरे घर पे एक कमरा, पहले एक ब्राह्मण कोई लड़की थी, प्रोफेसर बन गई थी कहीं थोड़ी, तो वो कमरा किराए लेने आई। तो बच्चे ने पूछा, तो मैंने कहा दे दो किराए। माँ बेटी से, वो माँ बोली कि हम दोनों ही माँ बेटी रहेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रह जाओ आप। वो रह गए, उन्होंने तुलसी वगैरह ऐसे कुछ लगे। उसके बाद में मैंने कहा भाई लड़कियों का तो यार नहीं रखना चाहिए अपन को। फिर भी एक बार कोई 2 लड़कियां आ गई, तो मेरे बच्चे ने फ़ोन किया कि पापा ये 2 लड़कियां आई, ये बोल रही है हम कमरा किराए लेंगी। मैंने कहा भाई खाली पड़े हैं तो चलो दे दो इनको। उनको दिया। फिर मैं उनसे बाद में मिलने गया तो वो बोली कि हम बहुत घूमी इस इलाके में, परंतु हर कोई कमरा पहले एग्री हो जाता, फिर जाति पूछते ही हमें क्या इनकार कर देते कि नहीं नहीं हमारे तो अभी एक और किसी को कह रखा है, ये इसके पापा ने कहा कि वो कमरा तो उनको देना पड़ेगा। इस प्रकार उनको कोई कहीं नहीं। यहाँ भैया, मैंने कहा आपने कैसे ले लिया लड़कों के बीच में ये कमरा, कि यहाँ भैया वो बिल्कुल मासूम लगे, ठीक आदमी लगे, और हम बिल्कुल राजी हैं, यहाँ अच्छा महसूस कर रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमें कोई कमरा दे ही नहीं रहा था, इस वजह से हम यहाँ रही। मतलब किराए का कमरा भी जाति के आधार पर तय होता है, और प्लॉट खरीदना तो बड़ा मुश्किल मामला है। मैंने एक बार कोई प्लॉट का सौदा हुआ, तो वो जो बेचने वाला हुआ, सर यहाँ नीची जाति के किसी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर प्लॉट नहीं देंगे हम, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा यार ये कोई बात हुई क्या, प्लॉट किसी को भी दिया जाता पर नहीं देते ही नहीं है। कितनी भी जाति के आधार पर इतना बड़ा खेल चल रहा है इस देश में। अब क्या है कि हमारे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, ओबीसी के, SC ST के जो हैं, उनको ये बरगला देते हैं रोज। वो कहते हैं, वो आकर कहते हैं देश को नुकसान हो रहा है, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आता कुछ नहीं है उनको। मैंने कहा क्यों नहीं आता भाई, उस जाति वर्ग में उन्होंने बहुत ऊंचे अंक प्राप्त किए हैं, सबसे ऊंचे अंक प्राप्त किए, उनको लिया है, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हुआ है। और उस जाति वर्ग में ये थोड़ी है कि प्रतिभाएं जन्म नहीं लेती है, उनको वातावरण ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है कि नहीं, क्यों शिक्षा दे दो उनको। मैंने कहा शिक्षा वो नहीं ले सकते। मैंने खुद ने देखा कि मैं कोटा में कुछ समय रहा मेरे बच्चे के साथ, वहाँ देखा कि एक पड़ोस में हमारे ऊपर रहती थी एक महिला, वो बच्चे के साथ रहती थी, वो नानी थी उसकी, वो MSc थी, और वो बच्चे से रोज पढ़ाई के बारे में पूछ लेती थी। अब जिस बच्चे की नानी MSc हो, और मेरे बच्चे की तो माँ अंगूठा छाप, और बाप जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, उसको गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह कुछ आता नहीं, तो अब बताओ मेरा बच्चा कैसे उनके बराबर अंक लाएगा। कुछ अंक तो कम होंगे, कुछ कम अंक होंगे, तो भी प्रतिभा में उनसे कम नहीं है वो। और उनके तो पूरे परिवार में, मैं तो JEE मेन, JEE एडवांस को जानता ही नहीं था जब तक कोटा नहीं पहुंचा। और उनके तो पहले से लोग हैं जो IITian हैं, उनके परिवार में पीढ़ियों से IIT पढ़े हुए हैं, हम तो IIT का नाम ही नहीं जानते थे। तो वो सारी चीज़ें उनके घरों में माहौल है। तो ऐसा अच्छा माहौल जिस घर में हो, वो बच्चा 20 नंबर ज़्यादा लाए, 30 नंबर ज़्यादा लाए, तो कोई मायने नहीं रखता, वो प्रतिभा में ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी। वो अपन देख रहे हैं कि आरक्षण के बावजूद JEE मेन की जो कट ऑफ पिछले 5 साल की आप उठा कर देख लो, कि JEE मेन की जो कट ऑफ है जनरल जाति की 100 से ऊपर रहती है, 105-10 के आसपास, और OBC की 70 के आसपास रहती है। इतना फर्क है, 70 से लेकर OBC के लोगों का 70 अंक तक पहुंच जाता है, जबकि आरक्षण OBC को सिर्फ 21% दिया गया।
आरक्षण जो दिया जाना चाहिए था उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है कि भाई शिक्षण संस्थाओं में इनका प्रतिनिधित्व इनकी आबादी के अनुपात में होना चाहिए, ऐसा किया भी नहीं गया। बिल्कुल थोड़ा सा आरक्षण दिया, फिर भी इतनी नीची मेरिट रहती है। और ये आरक्षण खत्म कर दे तो हम IIT में जा ही नहीं पाएंगे। जो थोड़ा जाना शुरू हुआ अभी पिछले कुछ वर्षों में, OBC के लोग भी IIT में जाने शुरू हो गए और नीट में और इनमें एम्स वगैरह में जाने शुरू, वो सिर्फ उस आरक्षण की वजह से रहा, क्योंकि हमारे से 1.5 गुना ऊंची मेरिट रहती है अभी भी जनरल कास्ट की। ये नहीं है कि पटवारी की तरह एक एक अंक का फर्क रहता है। पटवारी पुलिस में हो सकता है कि जनरल का और OBC का बराबर का कंपटीशन हो गया, परंतु वैसा सब जगह नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में बहुत ज्यादा अंतर है अभी भी। आज भी आरक्षण बंद कर दें तो हमारे बच्चे तो उस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए इन जातियों की प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि उसके ऊपर काफी काट दिए गए पिछले कुछ वर्षों से, देख रहे हैं हम लोग, रोज अखबारों में खबरें आ रही है। आपकी कल मेरी पोस्ट पर भी कुछ आ गए थे कमेंट, लोगों के अखबारों की कटिंग आ गई थी। तो ये हालत है। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण का लाभ ले चुके व्यक्तियों को दोबारा नहीं दिया जाए। क्यों भाई? आरक्षण का लाभ ले चुका व्यक्ति भी अभी, जैसे कोई सरपंच हो गया तो ये नहीं है कि वो सरपंच का परिवार अभी कुलीन वर्गों के बराबर हो गया सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में, नहीं हुआ है। अगर हो गया हो तो उसको रोका जा सकता है, परंतु अगर होगा तो उस जाति वर्ग के लोग अपने आप कह देंगे कि हमारे वर्ग में ये लोग जो है अब बराबर हो गए, उनके सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में इनके साथ बराबर का व्यवहार कर रहे हैं सभी लोग। सामाजिक स्तर इनका बहुत ऊंचा उठ गया, हमसे हमारे बराबर नहीं है, इसलिए इनको अलग किया। वो तो बोल ही नहीं रहे, हम बीच में ही पंचायती कर रहे हैं उनके वहां जाकर के। उनके खाते में उनका जो आरक्षण का प्रतिशत है उनमें हम कहने वाले होते कौन है? तो इस प्रकार जो हमारा अनाधिकृत हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि जिनका प्रतिनिधित्व तो पहले से ही बहुत ज्यादा, उनको आरक्षण दे दिया। आपने देखा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, जबकि वो पहले से ही 90% पदों पर काबिज है। चाहे कहीं पर भी देख लो, बड़ी अधिकारियों की जहाँ पद होते हैं, अधिकारी वर्ग में आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है बहुत छोटे से वर्ग द्वारा कब्जाया हुआ है। मैं एक पिछले 2 साल से घूम रही है, आपने देखा होगा वीडियो, आज तक चैनल पर आया था कि भारत के 40 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें हजारों प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनमें एक भी OBC का नहीं। 28 साल से OBC को आरक्षण दे दिया, फिर भी एक भी प्रोफेसर सेलेक्ट नहीं हो सका OBC का, एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं हो सका। कारण क्या? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो क्या है कि वो परीक्षा दे करके आते हैं, परंतु जहां प्रमोशन से हो रहा है वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं पूरी, वहां बुरी चालबाजी हो रही है। OBC के आदमी को पीछे धकेल दिया जाता है। एक आदमी उन्हीं दिनों यहाँ नागौर में आए हुए थे, कोई वो एक भाषण दे रहे थे, किसानों से संबंधित कई बातें कह रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये आदमी किसानों की बात कर रहा है, और उनका जब परिचय पहले जिस अनाउंसर ने जो दिया वो कहा कि ये जो है प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में। मैंने कहा इनसे जरूर मिलेंगे। भाषण समाप्त होने के बाद खाने के वक्त मैंने उनको खोज लिया, मैं जाके मिला। मैंने कहा आप खेती करते हैं कि? हाँ करते हैं। तो मैंने कहा कि आप प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? कहा हाँ। मैंने कहा हम तो ये अखबारों में बहुत ज़्यादा एक चर्चा फैल रही है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में OBC का कोई प्रोफेसर नहीं, आप कैसे हो गए? बोले मैं तो OBC का नहीं हूँ, मैं तो आदिवासी मीणा जाति से हूँ और OBC का तो नहीं है। ये बात सही है आपकी, एकदम सही है। आज भी OBC का कोई प्रोफेसर नहीं है। ये हालत है इस OBC की पूरी, जिसकी देश में आधी से ज़्यादा आबादी है, और उसमें आज तक एक भी बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने लायक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। क्या ये इतना प्रतिभावान बच्चा नहीं जन्म ले सका आधी से ज्यादा भारत की आबादी में, जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सके? रोका जा रहा है, बैरियर लगाए हुए हैं, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है, जातीय आधारित बहुत बड़ा भेदभाव इस देश में चल रहा है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इतना कहकर। और एक और है, जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात कांशीराम जी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाई थी, होना भी चाहिए था परंतु नहीं हुआ। फिर जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बहुत मेहनत की और करवा ली कांग्रेस से,
परंतु उसको डिस्क्लोज नहीं करवा पाई, और अब वो डिस्क्लोज नहीं हो रही है। जाति आधारित जनगणना करते ही अपने आप आंकड़े आ जाएंगे कि इस जाति की इतनी जनसंख्या है, इतने अधिकारी हैं, जनसंख्या का प्रतिशत यह है, अधिकारी वर्ग में इसका प्रतिनिधित्व ये है। तो जिनका प्रतिनिधित्व कम है उनको तो और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए उनके लिए, वो तो कोई कर नहीं रहा। जिनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है उनको 10% आरक्षण दिया, संविधान के विपरीत जाकर आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर, जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार का प्रावधान संविधान में था, फिर भी किसी न्यायालय में चुनौती पार नहीं पड़ी उसके खिलाफ। ये सब जो है बहुत विचारणीय विषय है। आप लोगों से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें। इसे मैं अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करूंगा, तो आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और पसंद करें। अब मैं इस पे कुछ जो कमेंट आए हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लूं। जातिवाद ही आरक्षण की जनक है सर, वर्तमान में संवैधानिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, न कि आरक्षण। हाँ ठीक है जी। एक तो ये पोस्ट तो अभी मैं खोल नहीं पाऊंगा, किसी की पोस्ट है, बाद में देखूंगा। जब तक जाति के आधार पर एक दूसरे से श्रेष्ठ समझने के अहंकार से पोषित होते रहेंगे तब तक जातिवाद से छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, मैं रात वाले सेशन बंद कर रहा हूँ क्योंकि रात को ही समस्या काफ़ी हो रही है। शाम को 5 बजे मैंने एक सेशन रखा है, लाइव सेशन, जो अभी विवाह क्यों नहीं हो रहे हैं और कारण क्या है उस पर चर्चा करेंगे अपन लोग। जबकि विवाह करने की एडवाइजरी में छूट है कि विवाह किए जा सकते हैं। अब पता नहीं क्यों कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आदमी इकट्ठे नहीं होने, कितने आदमी इकट्ठे होने ज़रूरी होते हैं किसी विवाह के लिए, उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। एक IAS IPS के बेटे को आरक्षण की ज़रूरत है क्या? हाँ ज़रूरत है जी। IAS और IPS के बेटों को अगर आरक्षण में नहीं लोगे तो आरक्षण के प्री में भी दूसरे वाले कोई बेटों को नहीं नंबर आएगा आसानी से। हाँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो ये तय वही करेंगे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं। ये जो कुराड़ा जी हैं वो ये शायद OBC से नैन कुराड़ा लिखा है इन्होंने, तो OBC में अगर आप नहीं चाहते हो तो OBC वर्ग के लोग ये आवाज़ उठाएं। OBC वर्ग को अनुसूचित जाति और आदिवासी अनुसूचित जनजाति में इस के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ बेनीवाल जी क्या कहते हैं, ये सोच मात्र कुछ लोग प्रतिभा रहित है, देश की तरक्की में बाधक है, उपनिवेशवाद की निशानी है। इस हिसाब से तो अंग्रेज भारत से जाते ही नहीं। उस समय एक औसत भारतीय से तो वो ज़्यादा ही प्रतिभाशाली थे, उनको जाना पड़ा क्योंकि स्वराज व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हाँ, उनको जाना पड़ा और वो लेट गए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य रहा अंग्रेज़ आए इस देश में, ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो आज भी हमारी हालत बहुत पतली रहती। हाँ, आरक्षण नेमी जी चोमड़वाल कहते हैं आज भी आरक्षण नहीं होता, आज भी गले में हांडी लटकाए रहते कि मेरा जो थूक जो है आउटलेट है ये दूसरों पर नहीं गिरे, और पीछे झाड़ू जो मेरे पद चिन्ह है वो साफ होने चाहिए। शिवदत्त जी कहते हैं IAS बनने पर भी उसकी जाति नीची ही हो जाती है। हाँ, एक तो IAS बनने के बाद में उसकी जाति बदल दो यार, सबसे अच्छा है कि वो फिर बहुत नहीं रहेगा। IAS होते ही उसको अपन ब्राह्मण या कुछ अलग कर दें, कैटेगरी बदल दें उसकी, तो फिर उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करना चाहिए, ये उच्च वर्गों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को ज़्यादातर को ब्राह्मण और बढ़ियार ये बना दो, आप जाति बदल दो इनकी कि भाई आपकी जाति चेंज की जाती है। ये तो हालत इस देश की ये है कि यहाँ कोई मुसलमान वापस हिंदू बनना चाहे तो वो किस कैटेगरी में रखा जाए ये भी तय नहीं है। वो हिंदू बने तो ब्राह्मण बनेगा, जाट बनेगा, राजपूत बनेगा क्या, ये भी तय नहीं हो पा रहा अभी। बनना भी चाहे कोई ईसाई वापस बनना चाहे हिंदू तो बन ही नहीं सकता, इसलिए तो हिंदू धर्म में कोई आ ही नहीं सकता कभी, यहाँ से सब जाते ही जाते हैं। एक बार शरद यादव ने कहा कि देखो पूरा पाकिस्तान जो कभी जाटों का था सारे मुसलमान बन गए, पंजाब और सिंध के जाट। तो इस हिंदू धर्म से लोग जाते ही जाते हैं, कभी कोई आता कभी नहीं है। आए क्या, वापस आए तो उसको बनाए क्या, जाट बनाए, राजपूत बनाए, क्या बनाए उसको। इस हिंदू धर्म की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाति लड़की नहीं देते, उनको रसोई घर में बैठा कर खाना नहीं खिलाया जाता। हाँ चलो खैर वो अलग बात है, रसोई स्वच्छता का ध्यान। सम्मानित अंकल जी, इन सभी समस्याओं का समाधान जब बहुजन समाज के सभी सरकार बनाए
हाँ, ये बड़े सपने हैं, 100-200 साल लगेंगे इसमें। कांसीराम जी और लालू प्रसाद को ठिकाने लगा दिया। अब राजनीतिक पार्टी भी नहीं बन सकती दूसरी जाति वर्गों से। तो कोई किसी भी देश की सरहद पर कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि ताकि उस देश में योग्यता को पनपाने का मौका मिले। अगर पूरा बाजारवाद हो तो क्या महिंद्रा, टाटा, ओडी और मर्चेंट आपके सामने टिक जाए? ये भी एक ऊपर के स्तर की आरक्षण व्यवस्था है। हाँ जी, सही कहा। अभी तक पूर्ण रूप से संवैधानिक आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। कहाँ संवैधानिक आरक्षण तो सिर्फ सपना है, वो तो किताबों में पढ़ा है। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आरक्षित वर्गों को भी छंटनी कर दी जाती, छोटी छोटी वैकेंसियाँ निकाली जाती है। जब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक वैकेंसी क्यों नहीं निकालते? सारी उच्च शिक्षा राजस्थान की उसकी एक ही साथ पद निकाले जाने चाहिए केमिस्ट्री के, ताकि ज़्यादा पद हो तो उनमें आरक्षित वर्गों के पद निर्धारित किया जाए। परंतु थोड़े थोड़े पद निकालते हैं तो आरक्षण मिलता ही नहीं किसी को। पर बाकी कौमों मंदिर में कितना आरक्षण मिलेगा? ब्राह्मणवाद, राम राम, आप सही कह रहे हैं, कोई समझे तो हम आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या। 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। 13 पद निकालते हैं ताकि किसी को आरक्षण देना ही नहीं पड़े, पूरे पूरे जनरल हो जाएं। छोटे छोटे वैकेंसीज निकालते हैं। जब तक लोग शिक्षित और जनरल नॉलेज से परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक सुधार संभव नहीं है। शिक्षा एक ऐसा हथियार। हाँ, शिक्षा तो चल ही रही है। शिक्षा के साथ वो जो बरगलाते हैं लोग, ऐसी हवा फैला देते हैं, उस हवा का बड़ा मामला चल रहा है अभी भी। रियासतों की सारी संपदा जनता की है और उसका राष्ट्रीयकरण नितांत आवश्यक है। हो नहीं पाया ना राष्ट्रीयकरण। वो तो इंदिरा गांधी को सन 77 में हम लोगों ने उखाड़ फेंका था। वो उसने राष्ट्रीयकरण 2 कर दिए थे उससे पहले, और उसको उखाड़ा था चरण सिंह और जगजीवन को आगे करके। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, एक ना एक दिन होगा। ये सारे मेल माड़िया, किले, कोट जब जनता के पैसे से बने तो जनता को मिलने चाहिए, मिलेंगे? हाँ, पता नहीं जी, बिल्कुल सही कहा। ये मेरे साथ हुआ। हाँ, होता रहता है। तो ये सारी जंग जिनकी है उनको लड़नी पड़ेगी। आपने जो कहा, अगर दलित समाज का कोई कहता तो और वजन रखती। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छा सर जी, बिल्कुल सत्य। हाँ, ओबीसी को आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए, कायदा तो है। अब क्या है कि हमारे जो जो बच्चे हैं ना, जो मंदबुद्धि हैं, उनको लोग गोमूत्र पिला देते हैं बार बार, कभी गोबर से स्नान करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इतनी आबादी भी नहीं है। कई तरह की बातें उनको पता नहीं कौन सिखा देता है ऐसा। आबादी कैसे नहीं है भाई? जो बहुत बड़ा हिंदू समाज है उसमें ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी है। मुसलमानों में तो जनरल में बहुत ही कम लोग हैं, सारे ही ओबीसी में हैं। जनरल में तो सिर्फ हिंदुओं में ही है ज़्यादातर लोग, और उनकी आबादी 10-15% से ज़्यादा हो नहीं सकती इस देश में। आप लोगों को हिंदी पढ़ाते रह गए, शहरी बालक वाली की इंग्लिश पढ़ गए, आप हिंदी संस्कृत में संस्कृति ढूंढ रहे हो। अजी, ये संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही है बेवकूफ़ी के साथ। और वो लोग संस्कृत सीख रहे हैं तो वो तो कोई इनका व्यवसाय है। एजुकेशन दो तो सबसे ऊपर वालों के पास है, सीडी नहीं, अल्पविराम नहीं, पता नहीं अंग्रेजी पूर्ण। हाँ, अंग्रेजी शिक्षण होना चाहिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। हम अंग्रेजी, अब गाँवों में क्या अभी तक इंग्लिश स्कूलों की सुविधा नहीं है ना। जो गाँव ढाणी और दूर दराज में लोगों को रहना पड़ता है, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके बच्चों इंग्लिश स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में डालना पड़ता है, अन्यथा बच्चा वहाँ पे चढ़ जाता है आगे जा करके। ओबीसी वाले कमंडल लेकर घूम रहे हैं। उन्हें जाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग करनी चाहिए। करेंगे जैसे जैसे जागरूक होंगे। अभी जागरूकता कम है। है। आपने नागौर के ही हैं रामबख्श जी, हिंदी के मतलब थे, फिर भी संख्या लिमिटेड है, वजह अंग्रेजी की कमी। हाँ, रामबख्श जी प्रोफेसर थे, फिर भी वो उन्होंने कैसे दिया मीडिया में, और वो कैसे बात हुई? रामबख्श जी शायद प्रोफेसर हिंदी के रहे हैं, जेएनयू में थे। बात सही कह रहे हैं आप। हाँ, रामबख्श जी जनरल से सिलेक्टेड हैं। रामबख्श जी ओबीसी के से नहीं हुए, वो जनरल कोटे से पहले ही सिलेक्टेड हो गए थे। रामबख्श जी जाट हैं और हमारे नागौर जिले के ही हैं, और जेएनयू में प्रोफेसर है।
यहाँ अभी आए नहीं है फेसबुक में हमारे इस सेशन में। तो जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग उठानी चाहिए। हाँ उठाई, जनगणना भी हो गई, वो डिस्क्लोज नहीं हो रही, प्रकाशन में नहीं आ रही है। ओबीसी वाले थोड़ा ज़्यादा होशियार हो गए हैं सर, मरने दो इनको। मतलब SC ST के विरुद्ध जाते हैं और बोलते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं तो खुद ही ओबीसी का हूँ भाई, अम्बेडकर। अब कैसे मर ही रहा हूँ वैसे भी। चेतना और विचारशीलता और चिंतन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ सारे। मेरे ख्याल से आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है शायद। हाँ प्रतिनिधित्व का ही है। वो पहले वाला आरक्षण तो आरक्षण था जाति आधारित जो था, तो वो तो अभी भी चल ही रहा है सब जगह, वही है अभी भी। इस देश में तो हावी है वो पूरा ही। सर हिंदू शब्द मुगलों को दी हुई गाली है, हिंदू शब्द कब उपयोग किया जाने लगा, ये यहाँ पर इतनी चर्चा हो नहीं पाएगी। पहले एक आध सेशन में मैंने कर ली है इस पर। क्या हमें RSS के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ना चाहिए? हाँ आरक्षण, RSS जो है हमारे पूरी तरह से खिलाफ है, हमें जानवरों की तरह रखना चाहता है। जैसे दुधारू जानवर होते हैं जिनका दूध निकाल दो, दूध देते हैं तब तक उनको खिला दो पिला दो, दूध नहीं होता है तो उसको कुछ कम खिला पिला के जिंदा रखो। इसी प्रकार जो माल ढोने वाले जानवर हैं, घोड़े गधे ऊँट, उनको भी जब सवारी में काम लेना है तो अच्छा खिलाओ, जब नहीं लेना है तो सिर्फ जिंदा रखो। इस प्रकार हमें जिंदा रखा जा रहा है इस देश में। चलो आवाज़ कम आ रही है, सुनी लाल जी को तारा कह रहे हैं। ठीक, थैंक यू, आप लोगों ने सुना, अच्छा लगा, आपका काफ़ी सहयोग मिला और अपेक्षा करता हूँ कि आपको ठीक लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये सारे कमेंट मैंने लगभग जो मुझे दिखाई दिए ले लिए। इतना कहकर मैं मेरा ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, राम राम सा, नमस्कार, प्रणाम।